आज हम एक नए टॉपिक पढ़ने की शुरुआत करेंगे, उसे सीखने का काम करेंगे। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका आर्टिकल। वो टॉपिक है आपका आर्टिकल। आर्टिकल टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है और बहुत बेनिफिट आपको देगा। अब यहाँ पे आर्टिकल टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। आर्टिकल टॉपिक अक्सर हमें समझ में नहीं आता कि आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा। तो आज हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, ताकि हम इसे सीख पाए। अभी तक हमने क्या किया है, आर्टिकल को सिर्फ रटने का काम किया है। ए का यूज यहाँ पे होता है, द का यूज यहाँ होता है, एन का यूज यहाँ होता है। इसी तरह से हमने सिर्फ अभी तक पढ़ने का काम किया, लेकिन आज हम कुछ नए तरीके से पढ़ने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे, कॉन्सेप्चुअल में पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है, आर्टिकल किस तरह का सेंस देता है। यानी आर्टिकल का हम मीनिंग की बात करें, यानी आर्टिकल जो है दो तरह से मीनिंग देने का काम करता है। कौन कौन सा? सबसे पहले हम आर्टिकल को अकॉर्डिंग टू लॉ पढ़ने का काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कानून के आधार पे, कानून के नजर से, कानून के आधार से ये जो मीनिंग देता है, ये सेंस देता है, ये देता है फर्स्ट दफा या धारा। यानी अब यहाँ पे धारा क्या है, दफा क्या है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अपराधियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, जिस बुनियाद पर, वो आपका दफा कहलाता है, वो आपका धारा कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति जो है क्राइम करता है तो उसको इस धारा के तहत या इस दफा के तहत सजा दी जाती है। तो आप मुझे बताएं, क्या उसे एन द के तहत दफा सजा दी जाती है या फिर कोई और है? दफा में जैसे 302 है, 302 है, 307 है, 144 है, इस तरह करके बहुत सारी दफाएं होती हैं जो पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई जाती हैं। यानी यहाँ पे एन द नहीं होता। अब यहाँ पे दूसरी जब बात करें, यहाँ पे वो सेंस हमारा निकलता है अनुच्छेद का। जो आपके संविधान में लिखा गया है वो आपका अनुच्छेद कहलाता है। यानी संविधान में क्या आपका ए एन द के बारे में लिखा गया है या उस ए एन द के बारे में बताया गया है? नहीं, वहाँ पे एक नियम बताया गया है जो कानून से, जो कि लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल का मीनिंग आपको ध्यान रखना है कि दफा या धारा होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, या फिर अनुच्छेद निकलता है। अब यहाँ पे हमने लॉ के अकॉर्डिंग देखा। अब हम इसे दूसरे वे में जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि आर्टिकल का और क्या मीनिंग होता है। यहाँ पे आर्टिकल को अगर हम थिंग के अकॉर्डिंग देखने का काम करते हैं, इसे समझने का काम करते हैं, तो यहाँ पे ये जो मीनिंग देता है, दो तरह का मीनिंग देता है। यानी क्या मीनिंग देता है? सामान या फिर वस्तु। किसी सामान की बात करता है या किसी वस्तु की बात करता है। जब आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं या फ्रेंड के घर जाते हैं तो उसके घर आप देखते हैं कि कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, आप उससे क्या कहते हैं कि भाई आपके घर में कुछ आर्टिकल्स बिखरे हुए हैं। तो क्या उसके घर में ए एन द बिखरा हुआ है, ए एन द बिखरा हुआ है, या फिर सामान या कोई वस्तु बिखरी हुई है? तो उसके घर पे कोई सामान बिखरा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा और भी मीनिंग निकलता है, सिर्फ सामान या वस्तु नहीं निकलता, दूसरा भी मीनिंग निकलता है। दूसरा क्या मीनिंग निकलता है, दूसरा क्या सेंस देता है? ये जो सेंस देता है वो देता है निबंध। निबंध या फिर लेख का सेंस देता है। अगर
आर्टिकल एज अ थिंग यूज होता है तो यहाँ पे सामान या वस्तु का सेंस देता है, मीनिंग देता है, या फिर निबंध या लेख का सेंस देगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप मोदी जी के ऊपर एक आर्टिकल लिखिए तो क्या आप मोदी जी के ऊपर ए एन द लिखेंगे या ए एन द लिखने का काम करेंगे? नहीं। यानी आपसे कहा गया है कि आर्टिकल मीन्स क्या लिखें आप? मोदी जी के ऊपर एक निबंध लिखे, एक उनके ऊपर लेख लिखे। पेपर में हेडलाइन दी जाती है, दी गई होती है कि इस आर्टिकल, तो क्या उस पेपर में आपको ए एन द दिया गया होता है या आपको किसी चीज या लेख के बारे में बताया गया होता है या फिर किसी सामान के बारे में आपको बताया गया होता है? यानी ये आपकी बेसिक जानकारी थी। अब यहाँ पे हमने इस आर्टिकल का मीनिंग देखा, कैसे अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू थिंग किस तरह का मीनिंग देता है, किस तरह का सेंस देता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आर्टिकल किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेनिफिशियल है और कितना हमको बेनिफिट दे सकता है, कितना हमें बेनिफिट ये देगा। सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए। पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एग्जाम। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कौन कौन से एग्जाम? तो यहाँ पे एग्जाम की बात करें हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, सीडीएस, बैंकिंग एक्सेट्रा, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं यहाँ पे आपके यहाँ इस पॉइंट ऑफ यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, सीडीएस हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एमटीएस हो, जितने भी एग्जाम होते हैं आर्ट के टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे? आपके फर्स्ट जो है आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। जब प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं तो क्या मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता या पूछा जाता है? तो यहाँ पे आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात ये समझ में आई कि ये चाहे एग्जाम आपका प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कितने परसेंट में पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा, ताकि हम जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम पूरे टॉपिक को पढ़ते जाएं, पता चले कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। तो यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। यानी ये तो हो गई आपके एग्जाम की बात, और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट दे सकता है। एग्जाम के साथ साथ यहाँ पे अदर पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें, अदर में कौन सा? जब एग्जाम की बात हो गई तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्पोकन पार्ट की। स्पोकन पार्ट की तो स्पोकन में कितना परसेंट आपको बेनिफिट दे सकता है, कितना बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे जो है आपको ये इस टॉपिक में 20 to 25% का ज्ञान होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पोकन में आप अच्छे से स्पोकन कर सकते हैं, आप स्पीकिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने एग्जाम की बात किया और फिर स्पोकन के बात किया। अब यहाँ पे हमारा और कौन सा सेक्शन बच जाता है और कौन सा पार्ट बच जाता है जहाँ हमें आर्टिकल की जरूरत होती है? तो यहाँ पे एक पार्ट हमारा और बच जाता है, वो हमारा है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग
सेक्शन। यानी राइटिंग करने के लिए भी आपको आर्टिकल का ध्यान रखना होगा, आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। कितना परसेंट आर्टिकल का यूज किया जाएगा, कितना परसेंट आप वहाँ पे राइटिंग करते समय ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो ध्यान रखा जाएगा वो आपका 75 to 80% यहाँ पे आपका ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप राइटिंग और स्पोकन सेक्शन को दोनों को मिला दें तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। 75 प्लस 25%, 100%, 20% प्लस 80% आप इक्वल टू 100% आपको यहाँ से बेनिफिट मिलता है, बेनिफिशियल होता है। जब ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम में, स्पीकिंग में और राइटिंग हर सेक्शन में आपको बेनिफिट देता है तो क्यों ना इससे हम कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ने का काम करें, सीखने का काम करें कि एक बार अगर हम आर्टिकल पढ़ें तो उसके बाद फिर हमें दोबारा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, रटने की ज़रूरत हमें ना पड़े। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने का काम करना है। तो अब यहाँ पे हमने इस सब देखा, क्या क्या देखा हमने, आर्टिकल का मीनिंग देखा और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा, यानी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेनिफिट है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल का डेफिनेशन जानने का काम करते हैं कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है, आर्टिकल की परिभाषा क्या होती है, इसे हम जानने का काम करते हैं। आर्टिकल की डेफिनेशन, the words which are used to point out or refer a noun is called आर्टिकल। यानी वह शब्द जो नाउन की ओर संकेत करता है, नाउन की ओर इशारा करता है, उसे हम आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल कहा जाता है। यानी ये आपका आर्टिकल की डेफिनेशन हुई, आर्टिकल की परिभाषा हुई। यानी आज का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल होगा बेसिक स्ट्रक्चर और इसके बाद में आपका 100% यहाँ पे कोई ना कोई नाउन दिया गया होगा। यानी नाउन होगा और नाउन के पहले आपका कोई ना कोई आर्टिकल दिया गया होगा 100%। अगर नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है। अगर आर्टिकल नहीं है तो नाउन नहीं होगा और नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने कहा है सिर्फ आर्टिकल, ये नहीं कहा है ए होगा, एन होगा या फिर द होगा। इस सब चीज को हम एक एक कर पढ़ने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे कि ए का यूज कहाँ किया जाएगा, एन का यूज कहाँ किया जाएगा और द का यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्टिकल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के आर्टिकल हमारे होते हैं, इसे हम जानने का काम करते हैं। तो इसमें लिखिए आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? आर्टिकल को दो पार्ट में कौन कौन सा? फर्स्ट जो डिवाइड किया गया इंडेफिनिट पार्ट, इंडेफिनिट, और सेकंड जो आपका किया गया है ए डेफिनिट। यानी आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आर्टिकल आप
आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल की डेफिनेशन लिखे, उसका स्ट्रक्चर समझे, तब जाकर हम उसके आगे बढ़ने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। इसमें आप लिखें आर्टिकल्स आर यूज्ड टू टेल अबाउट, आर्टिकल्स आर यूज्ड टू टेल अबाउट something, article are used to tell about something general is called, something general is called indefinite article. Articles are used to tell about something general is called indefinite article। यानी आर्टिकल वो है जो किसी जनरल चीज के लिए यूज किया जाएगा, वो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब भी होगा जनरल चीज के लिए यूज किया जाएगा, स्पेसिफिक चीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एन, उसके बाद में आपका नाउन होगा। इसको लिख लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एन प्लस नाउन होगा। जैसे सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स, ही is an engineer, he is an engineer। यहाँ तक आप लिख लें। अब यहाँ पे आप indefinite आर्टिकल को लिख लें, indefinite आर्टिकल को आप लिख लें। डेफिनेशन, articles are used to tell about a specific, articles are used to tell about a specific person, place or thing is called definite article, is called definite article, is called definite article। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि indefinite आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल जो आपका होता है वो होता है आपका ए और होता है आपका एन। ये दो ऐसे हैं जिन्हें इनडेफिनिट के कैटेगरी में रखा गया है, इनडेफिनिट के कैटेगरी में रखा जाता है। अब यहाँ पे किस तरह का साउंड देता है? तो ये जो है दो तरह का साउंड देता है। कौन कौन सा? फर्स्ट साउंड देता है अ और सेकंड साउंड देता है ए। यानी अ साउंड हम कितना परसेंट बोलेंगे, कितना परसेंट इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो यूज है, अ का यूज जो है 75% किया जाता है। कितना परसेंट? 75% यूज किया जाता है। और इसका यूज कितना परसेंट किया जाता है? इसका यूज जो है हम लोग 25% में करते हैं। यानी जब रियर केस होगा तो वहां पे इसका साउंड लिया जाएगा। अगर जनरल केस है तो जनरल केस में इसका साउंड लिया जाता है, लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अब एन जो है ये कितना साउंड देता है, किस तरह का ये साउंड देने का काम करता है। ये जो है ये भी आपका दो तरह का साउंड देने का काम करता है, दो तरह का साउंड देता है। फर्स्ट जो साउंड देता है वो देता है अन। अब ये कितना परसेंट अन बोलना जाएगा, कितना परसेंट इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, कितना परसेंट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये जो है यहाँ पे साउंड देगा ये 75%, यानी एन जो है 75% बोला जाएगा। जनरल केस होगा, जनरल केस में हम एन का यूज करते हैं। और यहाँ पे
जो आपका स्पेसिफिक पार्ट होगा तो वहां पे हम एन 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 का यूज करते हैं। ये कितना परसेंट ये होगा हमारा 25%। इस कितना परसेंट यूज करते हैं हम 25% इसका यूज किया जाता है। 25% इसका यूज होता है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा वर्ड आता है, कौन सा शब्द आता है। तो डेफिनेट में जो है यहाँ पे द यूज किया जाता है। अब द जो है कितने तरह का साउंड देता है, तो द जो है आपका 3 तरह का साउंड देता है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो ये साउंड देता है आपका द, सेकेंड जो साउंड देता है वो आपका ये दी, और थर्ड जो आपका साउंड देता है वो आपका ये वाला देता है दी। कौन सा देता है? ये वाला साउंड आपको देता है, ये साउंड आपको मिलता है। यानी द जो है, द का 3 साउंड होता है, द, दी और दी। ये 3 तरह का साउंड रिड्यूस करता है, 3 तरह का साउंड उत्पन्न करता है, 3 तरह का साउंड इसका होता है। अब यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका साउंड देखा, तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने अभी क्या देखा? हमने इसका डेफिनेशन देखा, लेकिन अब जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका किस तरह का बनावट होता है, किस तरह का रचना होता है, उसे हम जानने का काम करते हैं। यानी डेफिनेट आर्टिकल जब होगा तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, किस तरह का वो स्ट्रक्चर देगा। तो वो जो स्ट्रक्चर देगा, डेफिनेट आर्टिकल जो आपका स्ट्रक्चर देगा वो आपका होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब होगा, और वर्ब के बाद में यहाँ पे द होगा, यहाँ पे ए या फिर एन लगाना हमारा गलत होगा। ए या एन लगाना हमारा गलत होगा, द लगाना हमारा राइट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपका नाउन होगा, और नाउन के जस्ट बाद, नाउन के जस्ट बाद यहाँ पे आपको कोई ना कोई रिलेटिव वर्ड दिया गया होगा। रिलेटिव वर्ड में क्या क्या दिया गया होगा? जितने भी आपके रिलेटिव वर्ड होते हैं सारे में से कोई भी एक आपका हो सकता है। जैसे में हु हो सकता है, whom हो सकता है, that हो सकता है, या फिर which आपका हो सकता है, which आपको दिया जा सकता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे वर्ब दिया गया होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको अदर वर्ड दिया गया होगा। यही आपका डेफिनेट आर्टिकल का स्ट्रक्चर है, यही आपका सत्य है स्ट्रक्चर है। डेफिनेट आर्टिकल का स्ट्रक्चर यही है। अब जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, इस पे बोलो अब आपको एग्जाम्पल चाहिए कि नहीं? एग्जाम्पल चाहिए, तभी तो आप इसे बेहतर से समझ पाएंगे, बेहतर आप सीख पाएंगे। तो इसे एग्जाम्पल हम लेने का काम करते हैं। मिटा दिया जाए इसे। चलिए यहाँ पे इसे हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हम इसे जानने का काम करते हैं। जैसे ही इज, यहाँ पे हमने 2 वर्ड लिया, अ या द। ही इज डॉक्टर हु ट्रीटेड मी। अब यहाँ पे आप देखें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आपका राइट होगा, क्या राइट होना चाहिए। यहाँ पे हमने कहा था सब्जेक्ट राइट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, ये भी आपका
राइट है, तो यहाँ पे क्या यूज नहीं किया जाएगा, तो ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। ए और एन का यूज करना गलत होगा, राइट क्या होगा, द। उसके बाद में डॉक्टर आपका नाउन है और हु आपका जो है रिलेटिव वर्ड है। आर डब्लू है और डॉक्टर आपका नाउन है। फिर यहाँ पे आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर पे आपका अरेंज हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से समझाने का काम कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, ताकि अगर आपसे कहीं भी एरर पूछता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए, आसानी से उसे एरर को पकड़ पाए। अब यहाँ पे देखें क्या, ही इज द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी, वह वही डॉक्टर है जो उसने मेरी इलाज की थी, जो मेरा इलाज किया था। आप समझ पाए। अब यहाँ पे हम और एग्जांपल लेने का काम करते हैं ताकि हम बेहतर से समझ पाए। दिस इज, अब यहाँ पे हमने फिर वर्ड लिया एन, फिर लिया द, एप्पल, एप्पल, न्यूटन। अब यहाँ पे आप देखें समझे, दिस इज एन होगा या द होगा, एप्पल है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर इस तरह से कॉमन एरर दिया जाता है तो एन वाले को राइट कर देते हैं, एन वाले पार्ट को राइट कर देते हैं, जो कि आपका कॉमन एरर का पार्ट है। यहाँ पे ये बात हो रही है स्पेसिफिक की, यानी जब स्पेसिफिक की बात हो रही है तो नाउन को डेफिनेट कर रहा है, यानी निश्चित कर रहा है। जब निश्चित कर रहा है तो वहां पे आपका द का यूज होगा, चाहे वो वॉवेल हो या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, द से और डेफिनेट आर्टिकल से, डेफिनेट नाउन से। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे ये पूरी तरह से अरेंज हो रहा है, पूरी तरह से बैठ रहा है, यानी यहाँ पे जो है आपका ये रॉन्ग होगा। दिस जो है आपका सब्जेक्ट है और इज आपका वर्ब है, और एप्पल जो है आपका क्या नाउन है, और बीच आपका रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है, और ये आपका वर्ब है, ये का सारा आपका अदर वर्ड है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल हमने आपको बेसिक से समझाने का काम किया है, बताने का काम किया, पढ़ाने का काम किया है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में कॉमन एरर कैसे पूछता है उसे हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। हेडिंग बनाइए, कॉमन एरर, कॉमन एरर इन आर्टिकल, कॉमन एरर इन आर्टिकल। ये जो हम बिल्कुल जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है उसी पे हमने कॉमन एरर लेने का काम किया है, पढ़ाने का आपको काम कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमने लिया ही इज अ डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, he is a doctor, he is doctor। अब यहाँ पे हमने लिखा फिर he is the doctor, he is the doctor who अब
यहाँ पे टोटल आपके पास 4 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको देखना है, समझना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस राइट है। ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या फिर डी नंबर आपका राइट है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कितने लोगों को राइट लग रहा है? सभी को फर्स्ट वाला राइट लग रहा है। तो ये फर्स्ट वाला आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है। सेकंड, कितने लोगों को राइट नहीं लग रहा है? सेकंड, कितने लोगों को राइट नहीं लग रहा है? और कितने लोगों को राइट लग रहा है? कितने लोगों को सेकंड वाला राइट लग रहा है? किसी को नहीं। सेकंड वाला जो है आपका रॉन्ग है, राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले किसकी, नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है। जब नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल आएगा तो नाउन आना ही है, इसीलिए ये आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे थर्ड, कितने लोगों को ये वाला राइट लग रहा है? ही इज द डॉक्टर, कितने लोगों को राइट लग रहा है? किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट सेंस नहीं देता है, इसीलिए आपका ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट क्या है? ही इज द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी को हमने एग्जाम्पल में भी लिया था, इसी का हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया था। तो ये फोर्थ वाला आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे हम यूज ऑफ ए एंड एन को समझने का काम करते हैं कि ए का यूज कहाँ किया जाता है और एन का यूज कहाँ किया जाता है। अभी तक हमने सिर्फ आपको चलना सिखाया है, दौड़ना नहीं। दौड़ना भी धीरे धीरे आपको आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना डिटेल में हमने आपको पढ़ाने का काम किया है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे हम यूज ऑफ ए एंड एन को सीखने का काम करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ ए एंड एन।